हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्योमेट्री में सर्किल पढ़ने जा रहे हैं। सर्किल में जितना भी पॉइंट होगा सभी का डिफिनेशन के साथ हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर है सर्किल। तो सर्किल कहते किसको है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं पहले। तो ये देखते हैं सर्किल क्या होता है। तो सर्किल जो यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि वृत्त जो लिखा हुआ है, वृत्त होता है कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को सर्किल कहते हैं यानी कि वृत्त कहते हैं। सुनिएगा एक बार, समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। एक बार और सुनिएगा कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से, जितना भी है सब बिंदु से ही बना हुआ है। और यहाँ जहां समतल में एक पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट से प्रत्येक बिंदु का जो दूरी होता है समान होता है। कहीं भी नापिए इसको, समान। ठीक है, तो एक बार और सुनते हैं कि वृत्त कहते किसको है। तो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्लियर हो गया। समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र, जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो वृत्त होता है इस तरह से बिंदुओं के समूह से बना हुआ, दिखने में लग रहा है कि बिंदु नहीं है, बिंदुओं के समूह से ही बना हुआ। तो बोला गया कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर, ये हो गया वृत्तीय पथ। और वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं। वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो हो गया कि परिधि कहेंगे किसको, तो वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जिस बिंदु से वृत्त खींचा जा रहा था उस बिंदु को हम लोग केंद्र कहें। समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को, एक चक्कर यहां से यहां तक हम लोग आएंगे फिर वापस वहीं पर आ जाएंगे, एक चक्कर हो गया। और ये एक चक्कर में जितना तय करने में दूरी जो हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि केंद्र हो गया, परिधि हो गया। तो केंद्र से परिधि तक के दूरी जो होता है वो त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या का परिभाषा हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिभाषा इसका हो जाएगा त्रिज्या का, कि केंद्र से परिधि तक के अंतर या दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि तक के अंतर या दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आर हो गया। और एक वृत्त में बहुत सारे त्रिज्याएं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीखे पहले कि वृत्त कहते किसको है। तो वृत्त हो गया कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर एक चक्कर जब हम लोग चलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सीख लिए कि वृत्त कहते किसको है, केंद्र का होता है। तो जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उसी को हम लोग केंद्र कह रहे हैं। और परिधि का होता है तो वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अब आइए, इसमें व्यास होता है कि जब इस लाइन को हम लोग केंद्र से होते हुए गुजारेंगे दोनों ओर परिधि तक तो उसी को हम लोग व्यास कहते हैं।
तो अब हो गया कि व्यास कहते किसको है, व्यास। तो केंद्र से होते हुए, देखिए केंद्र से होते हुए दोनों ओर परिधि तक के अंतर या दूरी को व्यास कहते हैं। केंद्र से होते हुए दोनों ओर परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। केंद्र से गुजरते हुए दोनों ओर परिधि तक के दूरी या अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि सर्किल कहते हैं किसको है, तो वृत्त हम लोग देख लिए। इसमें केंद्र हो गया, केंद्र का होता है। इसमें परिधि हो गया, परिधि का होता है। उसके बाद त्रिज्या देखें, त्रिज्या क्या होता है। उसके बाद व्यास हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताइएगा एक बार कि वृत्त कहते किसको है, तो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। केंद्र का होता है, तो जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। वृत्तीय पथ पर जब हम लोग एक चक्कर चलते हैं तो जो दूरी होता है वही परिधि होता है। और त्रिज्या का होता है, तो केंद्र से परिधि तक के अंतर या दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और व्यास का होता है, तो केंद्र से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि तक के अंतर या दूरी को क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो एक बार और देखिए कि वृत्त कहते किसको है, तो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। और जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर जब हम लोग एक चक्कर चलते हैं तो एक परिधि के बराबर होता है। और यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की दूरी को या अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और जब केंद्र से होकर के गुजरती हुई दोनों ओर परिधि तक की दूरी रहेगा उसको हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास जो है हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का होता है 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए आइए व्यास तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे देखते हैं। अब होता है कि इसमें वृत्त हो गया, इसका चाप बोलता है, चाप का होता है। तो वृत्त के किसी भी भाग को हम लोग चाप करते हैं। वृत्त का कोई भी भाग ले लीजिए, कोई भी टुकड़ा लीजिए, वो चाप कहलाता है। तो वृत्त के किसी भी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक भाग ले लिए, ये चाप हो गया। इधर ही छोटा हो गया और इधर से लेंगे तो ये हो गया बड़ा हो गया। और इसको व्यास, चाप को AB द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। देखिए इसे क्या AB द्वारा सूचित करते हैं, लेकिन ऊपर में इस तरह से होगा, इसी को चाप हम लोग कहते हैं। तो इसको या L द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो चाप जो होता है, चाप कहते किसको है, तो वृत्त के किसी भी भाग को चाप कहते हैं। चाप को AB द्वारा सूचित किया जाता है, जहां A और B जो होता है चाप के दोनों सिरा हो गया। जहां A और B चाप के दोनों सिरा हो गया, जैसे इसका A हो गया नाम, इसका B हो गया। तो इधर से चलते तो छोटा चाप हो गया, और अगर इधर से लेते तो ये बड़ा चाप हो गया। तो दोनों के लिए सिरा यही हो गया। ठीक है, चाप में कोई दिक्कत है बताइए। चाप कहते किसको है, तो वृत्त के किसी भी भाग को चाप कहते हैं। वृत्त का कोई भाग लीजिए तो चाप कहलाएगा। और चाप के दोनों सिरे को मिलाने वाले रेखाखंड को, चाप के दोनों सिरा को अगर मिला दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है, जीवा कहते हैं। चलिए आइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक बार हम यहाँ से लिखते हैं, चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें। देखिए यहाँ पर सर्किल था, ये हो गया इसका केंद्र। अब इसमें होता है कि जीवा हो गया, चाप हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, परिधि हो गया, केंद्र हो गया, वृत्त हो गया। अब इसमें होता है कि वृत्त खंड कहते किसको, यानी कि वृत्त का खंड किया जा रहा है, टुकड़ा किया जा रहा है। तो इसमें जीवा जो है, देखिए इसमें जीवा प्रत्येक वृत्त को 2 असमान भाग करता है। जीवा जो है प्रत्येक वृत्त को 2 असमान भाग करता है। जीवा प्रत्येक वृत्त को 2 असमान भाग करता है, और प्रत्येक भाग को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त खंड कहते हैं। जीवा प्रत्येक वृत्त को 2 असमान भाग करता है, और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड
और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, चलिए एक बार और समझिए। जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है और प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है, छोटा भाग को हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़ा भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और इसमें होता है कि जीवा, कोई पूछेगा कि वृत्त में कितना जीवा होता है, तो जीवा तो बहुत सारा होता है, जीवा बहुत सारा, लेकिन एक स्थिति ऐसा होता है कि केंद्र से होकर के गुजरेगा और यही सबसे बड़ा जीवा है। तो यहाँ पर हम लोग का एक नंबर में सवाल भी रहता है कि सबसे बड़ी जीवा को कहते क्या है, तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र से होकर के गुजर गया। तो अभी बोला गया डिफिनेशन व्यास का कि केंद्र से होकर गुजरते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दोनों ओर परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या करते हैं, व्यास कहते हैं। केंद्र से गुजरते हुए दोनों ओर परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या करते हैं, व्यास करते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा जो है केंद्र से होकर के गुजरेगा और ये दोनों ओर परिधि तक हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यास। तो एक नंबर का सवाल आता है कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को डॉट डॉट कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तखंड हो गया। एक और रहता है त्रिज्यखंड, एक और है त्रिज्यखंड। चलिए देखते हैं। एक पूछता है कि त्रिज्यखंड का होता है, ये इसका केंद्र था। तो त्रिज्यखंड होता है, एक तो वृत्तखंड हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया, या त्रिज्याखंड भी लिखा है। इसमें होता है कि दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या ले लिए और इसके चापों द्वारा घिरे हुए, देखिए यहां से यहां तक घिरा हुआ है, इसका चाप हो गया ए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और यहाँ पर त्रिज्यखंड जो बन रहा है उसी प्रकार अगर इधर से घिर जाएगा, ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है। तो एक तरफ इधर बड़ा बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये छोटा बन रहा है, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं, जो जो हम लोग सीखे उसको एक बार और करते हैं। यहाँ पर सीखा गया वृत्त। वृत्त कहते किसको है, तो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जिस से बिंदु से वृत्त खींचा जा रहा था उस बिंदु को हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु से वृत्त खींचा जा रहा है उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, केंद्र कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर जब हम लोग एक चक्कर चल रहे हैं तो एक परिधि के बराबर हो रहा है। और केंद्र से परिधि तक के अंतर या दूरी को हम लोग क्या कहें हैं, त्रिज्या कहें। जब केंद्र से होकर के गुजर जाएगा और दोनों ओर परिधि तक की दूरी रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का होता है, दोगुना होता है। उसके बाद हम लोग देखे चाप। तो चाप किसे कहते हैं, तो वृत्त का कोई भी खंड लीजिए वो चाप होता है। वृत्त का कोई भी खंड रहेगा वो चाप रहेगा। और चाप को बोला गया कि ए बी द्वारा दर्शाया जाता है, या इसको एल द्वारा भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जीवा बोला गया, और जहां ए बी इसमें बोला गया कि जहां ए और बी है कोई चीज, तो चाप के दोनों सिरा हो गया। और दोनों सिरा को जब मिला देंगे तो जीवा बन जाता है। जब दोनों सिरा को मिलाते हैं तो क्या होगा, जीवा बनेगा। अब जीवा हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कह रहे थे किसको, तो जीवा जो है प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है। प्रत्येक खंड को हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड करते हैं। छोटे खंड को लघु वृत्तखंड करते हैं और बड़े खंड को दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, चलिए एक और था उसके बाद त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड कहेंगे किसको, तो इसमें बोला गया कि दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कर रहे हैं,
त्रिज्यखंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये छोटा बना तो इसको लघु त्रिज्यखंड बोला गया, और इधर बड़ा बनाता है तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आगे। स्पर्श रेखा है, स्पर्श बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथ बनाने में जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर स्पर्श रेखाएं कहेंगे किसको, तो सर्किल जो बना, हम लोग इसका परिभाषा सीखे कि कोई भी समतल में एक बिंदु दिया हुआ है, उसको से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से, बहुत सारा बिंदुओं से बना हुआ है। तो समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को हम लोग क्या करते हैं, वृत्त कहते हैं। तो बहुत सारा बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो स्पर्श रेखा का परिभाषा होता है कि वैसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करे, किसी एक बिंदु को ही स्पर्श करता है। मान लीजिए इस बिंदु को स्पर्श कर रहा है, तो जब भी एक बिंदु का स्पर्श करेगा या तो इधर से जाएगा, या तो इधर से लाइन जाएगा, या तो इधर से लाइन जाएगा, या तो इधर से जाएगा। तो बहुत सारा लाइन हो सकता है, लेकिन ये जो है वृत्त के किसी एक ही बिंदु से स्पर्श करना चाहिए। तो स्पर्श रेखा का परिभाषा होता है कि वैसी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को क्या करता है, स्पर्श करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखाएं। इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और कोई पूछे वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हुआ, तो वृत्त पर तो बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा बिंदुओं से बना हुआ है, कहीं कोई बिंदु से होकर के स्पर्श रेखा गुजर सकती है। तो यहाँ पर हो गया क्या, स्पर्श रेखा कहेंगे किसको, तो वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर के गुजरता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखा करते हैं। स्पर्श रेखा में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पर्श रेखा कि वृत्त हो गया, वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श रेखा है। रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु का कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श से रेखा का परिभाषा हो गया कि वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु को क्या करता है, स्पर्श करता है, या केवल एक बिंदु से गुजरता है, उस रेखा को क्या करते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। जो केवल एक बिंदु से गुजरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा वो स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ओपी जो है परपेंडिकुलर होता है किस पर, स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड जो हो गया ये वृत्त के जो स्पर्श रेखा हुआ उस पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ठीक है, वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, तो वृत्त पर बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट पूछता है इसमें कि वृत्त है और वृत्त के बाहर में कोई बिंदु दिया हुआ है, तो इस बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ इस तरह के एक बार सुनिएगा इसको कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर सवाल पूछता है कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये 9th में सब प्रूफ किया जाता है। 9th क्लास का जो मैथ बनेगा ज्योमेट्री का, उसमें सब प्रूफ करके बताया जाता है कि दोनों बराबर कैसे हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग को मैथ बनाना है उसमें कैसे हुआ से मतलब नहीं है, सिर्फ मैथ उसमें दिया हुआ रहता है, उस मैथ को हम लोग को सोल्व करने के लिए।
ठीक है। तो कंपटीशन में कैसे हुआ से मतलब नहीं है कि कैसे हुआ इसको प्रूव कीजिए। अगर प्रूव करना है तो उसके लिए फिर 9th क्लास में आना पड़ेगा। 10th क्लास में तो बहुत जरूरी है, लेकिन सर्किल तो 10th क्लास में दिया हुआ नहीं है। बस उसके में प्रूव करने वाला जो थ्योरम होता था वो अब सर्किल से हटा दिया है, अब उसमें ट्रेंगल में रहता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से, वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर P एक बिंदु ले लिए है वृत्त के बाहर, इसको से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक PA और एक ले लिए P। ठीक है। और इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है, दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अभी हम लोग पढ़े कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु हो गया, और केंद्र से बोला गया कि स्पर्श बिंदु को जब मिलाते हैं ये स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, और इधर से भी अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस पर मैथ बहुत ज्यादा दिया हुआ रहता है कि अगर इसका मान दिया हुआ है तो इसका मान पूछ देगा, या इसका मान दिया हुआ तो इसका मान पूछ देगा, या इसमें इसे बना देगा फिगर और इसमें से कोई एक का मान दिया हुआ रहेगा इसका मान, तो इसका मान दे देगा, पूरा का मान दे देता है, इसमें से निकालने के लिए रहता है। तो इसका मैथ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया स्पर्श रेखा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जितना सीखे उसका डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है। देखिए सर्किल यानी कि चलिए बताइए सर्किल कहेंगे किसको, वृत्त कहते किसको है। तो ये बोला गया कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र करते हैं। बोला गया कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। आप लोग सुन करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। जिस बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को केंद्र कहते हैं, इसका डायग्राम तैयार कर देते हैं। देखिए ये हो गया केंद्र, इसको हम बोलते हैं केंद्र। यहाँ से समान दूरी हो गया, कहीं भी नापिए इसको, दूरी कहीं भी नाप सकते हैं, दूरी समान होता है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि समतल में एक बिंदु था, उसको समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बना हुआ है, बहुत सारा बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृतियों का कहते हैं वृत्त कहते हैं। वृत्त को अगर कहा जाए तो वृत्त को
0 r से दर्शाया जाता है। वृत्त को कितना से दर्शाते हैं? 0 और r से। r त्रिज्या होता है। त्रिज्या कहते किसको है? अभी हम लोग सीखे और देख रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या कहते किसको है, वो भी सीखेंगे, लेकिन उसके पहले परिधि के बारे में। परिधि बोला गया कि वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होता है यही परिधि कहलाता है। वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। यहाँ लिखना चाहते हैं कि परिधि कहते किसको है, तो लिख सकते हैं आप लोग कि वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होगा वो एक परिधि के बराबर होता है। तो वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि कहलाता है। परिधि कहलाता है। वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वही क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। ठीक है, चलिए हो गया परिधि। उसके बाद बोला गया त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? रेडियस होता है, रेडियस। त्रिज्या बोला गया कि ये वृत्त है, ये हो गया परिधि और ये हो गया केंद्र, और यहाँ परिधि से केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कर रहे हैं? त्रिज्या कर रहे थे, और त्रिज्या को r द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर त्रिज्या का परिभाषा लिखिए कि केंद्र से परिधि तक के दूरी या अंतर को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक के अंतर या दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को r द्वारा सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। त्रिज्या को r द्वारा या छोटा r या बड़ा r द्वारा इसको सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया था व्यास। व्यास का हो तो बोला गया था कि केंद्र से होकर के गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक के दूरी को व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर गुजरने वाले, यानी कहते हैं केंद्र से होकर गुजरने वाले, केंद्र से होकर गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक के दूरी को व्यास कहते हैं। निजी भाषा में परिभाषा बोला जाए, जो बोला जा रहा है चीज को लिख रहे हैं, कहीं भी परिभाषा की जरूरत नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग सर्किल स्टार्ट किए हैं तो इस सब के बारे में सीख लेते हैं। अगर किसी कोई भी क्लास का, अगर 8 क्लास का हो, 9 क्लास का हो, बच्चा को अगर समझाना हो कि वृत्त कहते किसको है तो इस तरीके से समझा सकते हैं। कि व्यास कहते किसको है तो केंद्र से होकर गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक के दूरी, या माने केंद्र से होकर के होना चाहिए इस टाइम, और दोनों ओर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या करते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं। और व्यास को d द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ठीक है, और व्यास जो होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का, व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। दोगुना या दुगुना भी लिख सकते हैं।
सुन करके लिखिए आप लोग। बोला गया कि व्यास हमेशा त्रिज्या का होता है दोगुना होता है। एक बार देख लीजिए, त्रिज्या कहते हैं किसको है, तो केंद्र से परिधि तक के अंतर या दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। व्यास कहते हैं किसको है, तो केंद्र से होकर गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को d द्वारा सूचित किया जाता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का होता है दोगुना होता है। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं वो उसको सुन करके भी आप लोग लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इसको बता दिया गया कि त्रिज्या कहते हैं किसको है, व्यास कहते हैं किसको है। अब आगे आइए देखते हैं लीजिए इसको। अब इसमें बोला गया था चाप। चाप किसे कहेंगे, तो बोला गया है कि वृत्त के किसी भी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। वृत्त का कोई भाग लीजिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और वृत्त के चाप जो हुआ उसको ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। ए बी द्वारा देखिए ऊपर में इसे कैप लगाना है, ठीक है, उसी को हम लोग चाप कहते हैं, या एल द्वारा भी इसको सूचित किया जाता है। तो चाप कहते हैं किसको है, ध्यान देते हैं कि वृत्त के किसी भी भाग को चाप कहते हैं। वृत्त के किसी भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। चाप को ए बी द्वारा या एल द्वारा सूचित किया जाता है। ए बी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और जहां ए बी, ए तथा बी चाप के दोनों सिरे हैं। सिरा कहने का मतलब दोनों शीर्ष हो गए। ठीक है, तो चाप कहते किसको है, तो चाप होता है कि वृत्त के किसी भी भाग को चाप कहते हैं। और चाप को ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। और जहां ए और बी का होता है तो चाप के दोनों सिरे होते हैं, यानी कि दोनों शीर्ष जो हो गया यही हो गया ए और बी। और जब बोला गया कि ए और बी को मिलाते हैं, यानी कि दोनों सिरा को मिलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। यहाँ साथ साथ में जीवा भी हम लोग देख लेते हैं कि जीवा कहते किसको है, जीवा। तो चाप के दोनों सिरे को यानी देते हैं कि चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड को, रेखाखंड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताया गया है। तो यहाँ हो गया कि चाप के दोनों सिरे को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछला लेक्चर में सब देख चुके हैं। जो इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री का बताया जा रहा था उसमें सब बताया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर जो लोग नहीं जाना है कि रेखाखंड क्या होता है सब बता दिया गया उसमें। ठीक है, ये जीवा तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दिक्कत कैसे होगा इसमें, इसको समझा दिया गया है, उसके बाद इसको परिभाषा लिखा गया है। एक बार आप लोग पढ़िए, याद हो जाएगा आसानी से। और याद ज्यादा रख के इसको करने की जरूरत है नहीं, बस इसमें देखना है कि चाप कहते किसको है। तो चाप हो गया कि वृत्त के कोई भी भाग रहेगा उसको हम लोग चाप कहते हैं। उसको ए बी द्वारा दर्शाया जा रहा है या सूचित किया जाता है। और ए बी जो हो गया तो चाप के दोनों सिरा हो गया, और दोनों सिरा को जब मिला देते हैं तो ये जीवा होता है। तो चाप के दोनों सिरे, परिभाषा के रूप में हो जाएगा इसका कि चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। चाप के दोनों सिरे को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है, जीवा कहते हैं। तो वृत्त के किसी भी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त के किसी भी भाग को हम लोग चाप कहते हैं। और चाप को ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर हो गया कि ए और बी है कौन सी, तो ए और बी जो होता है चाप के दोनों सिरा है, और दोनों सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए कि वृत्तखंड का होता है, पहले देख लेते हैं वृत्तखंड। चलिए बताइए वृत्तखंड का होता है, अभी बताया गया। वृत्तखंड बोला गया कि चाप
जीवा जो है, जीवा वृत्त को, कोई वृत्त रहेगा उसको दो असमान भाग करता है। जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या करते हैं, चाप करते हैं, सॉरी वृत्तखंड कहते हैं। जीवा प्रत्येक के वृत्त को दो असमान भाग करता है और प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और जीवा अगर केंद्र से होकर के गुजर जाता है तो बोला गया कि उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास जो है प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है तो उसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो वृत्तखंड कहते किसको है, पहले देख लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। इसको बताया गया कि जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है। जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है। जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या करते हैं, वृत्तखंड करते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि छोटे भाग को लघु वृत्तखंड तथा बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। लघु माने हो गया छोटा, दीर्घ माने हो गया बड़ा। चलिए आइए इसका डायग्राम देखते हैं। ये हो गया केंद्र इसका, ये हो गया जीवा, ए बी। ये दोनों भाग को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। और ये छोटा है तो छोटा को बोला गया, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो एक बार देखते हैं फिर से कि वृत्तखंड कहते किसको है। तो जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड करते हैं, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड करते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, तो जीवा प्रत्येक वृत्त को दो असमान भाग करता है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड करते हैं, उसमें से छोटा भाग को हम लोग लघु वृत्तखंड करते हैं और बड़ा भाग को दीर्घ वृत्तखंड करते हैं। ये हमेशा जीवा जो है हमेशा दो असमान भाग ही करेगा। और अगर समान भाग करेगा तो ये कब समान भाग करेगा, जब ये केंद्र से होकर के गुजर जाएगा तब। और जब केंद्र से होकर के गुजरता है तो व्यास हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा हो जाता है। तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास जो है प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो अब होता है कि अर्धवृत्त कहते किसको है, तो व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग कर देता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। जब समान भाग हो गया तो उसमें आधा आधा हो गया वृत्त का, तो उसको अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो अब अर्धवृत्त का भी परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो हो जाएगा कि व्यास जो है प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है, प्रत्येक भाग को हम लोग क्या करते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त भी हो गया, उसको हम लिख लेते हैं। जीवा में कोई दिक्कत है तो बताइए, जीवा तो बता दिया गया है, वृत्तखंड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और था, इसके बाद त्रिज्यखंड, इसको लिखिए। इसके बाद था त्रिज्यखंड। कहीं कहीं त्रिज्याखंड भी लिखा हुआ है, त्रिज्यखंड भी इसको बोलते हैं, त्रिज्याखंड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्यखंड बताया गया कि दो त्रिज्याएं, डायग्राम तैयार कर लेते हैं पहले। दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा, चाप हो गया ए और बी, तो दो त्रिज्याएं
और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिज्या जो हो रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि इसी को खाली घेर रहा है, नहीं, इधर से भी घेरेगा। कि इधर हो गया, ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। ये जो छोटा भाग हुआ इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा भाग हो गया इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। चलिए आइए तो इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं कि त्रिज्यखंड कहेंगे किसको, क्या लिख देते हैं कि दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याएं और उसके चापों द्वारा घिरे हुए आकृति को, यह आकृति लिखा हुआ है, आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड हो गया। अब देखिए एक अर्धवृत्त का बात अभी आया था, अर्धवृत्त भी हम लोग लिख लेते हैं कि अर्धवृत्त होता कहाँ है। सेमीसर्कल। तो अर्धवृत्त में बोला गया कि यहाँ देखिए पहले डायग्राम से समझा देते हैं इसको कि सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कह रहे थे, व्यास कह रहे थे, या केंद्र से होकर के दोनों ओर, केंद्र से होकर गुजरने वाली दोनों ओर परिधि तक के अंतर या दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। कि व्यास जो है प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग कर देता है। तो इसमें से एक निकल जाएगा इस तरह से और एक निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो कोई पूछे कि अर्धवृत्त कहते किसको है, तो अर्धवृत्त का होता है तो व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। एक बार और सुनिएगा कि व्यास प्रत्येक वृत्त को, व्यास है प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। अर्धवृत्त यहाँ हो गया कि व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त कहते हैं। एक बार और सुनिएगा इसको। अर्धवृत्त कहते किसको है, कोई पूछेगा कि वृत्त तो जान गए कि समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का होता है, तो अर्धवृत्त होता है कि व्यास जो है, व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है। व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। यहाँ लिख दिया परिभाषा भी कि व्यास प्रत्येक वृत्त को दो समान भाग करता है और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी तो अभी तक हम लोग डिफिनेशन सीख रहे हैं कि वृत्त के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं कि वृत्त होता क्या है ना, इसमें कौन कौन सा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। अब उसके बाद हम लोग को जो आ रहा है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको से ही मैथ बनेगा। जितना भी मैथ दिया हुआ रहेगा तो स्पर्श रेखा उसमें रहेगा, या तो अंदर से रहेगा या तो बाहर से रहेगा। अंदर स्पर्श कर रहा है या तो बाहर स्पर्श कर रहा है, या जीवा, उसमें जीवा से भी मैथ बनता है। इससे बहुत सारा उसमें दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग अभी सिर्फ उसका डिफिनेशन सीख रहे हैं। जितना भी इसमें मैथ बनने वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग एक एक करके लिखेंगे।
उसके बाद इसका जितना भी एक्सरसाइज का सवाल होगा हम लोग बनाएंगे, जितना भी इंपोर्टेंट सवाल रहेगा सभी सवाल को यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइंस, स्पर्श रेखाएं कहते हैं किसको है? तो बोला गया कि वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर के गुजरती है, वैसी रेखा जो वृत्त के केवल वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर गुजरती। मैथ है, मैथ में जो समझाया जा रहा है बस उसी को याद रखना है। तो परिभाषा हो गया, लिख दिया गया है इस तरह से, जो बोला जा रहा है समझाया जा रहा है उसको सुन करके ही याद कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर गुजरती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर के गुजरती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु से होकर के गुजरती है रेखा उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। लिख देते हैं कि जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। ये हो गया सर्किल, इसमें कोई एक बिंदु से होकर एक रेखा गुजर रही है। ये हो गया रेखा और इस बिंदु से होकर गुजरी है ए से, और इसी को हम बोलते हैं स्पर्श। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट होता है जो इंपोर्टेंट है। इस सर्किल है तो इसका केंद्र होगा, यहाँ मान लीजिए केंद्र है, तो इसमें एक पॉइंट होता है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होता है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होता है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी कि OA स्पर्श रेखा पर लंब होता है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पता होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है। तो इसको लिख देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड करते हैं, नहीं दूरी ले रहे हैं आगे तक की बात है। इसकी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड स्पर्श रेखा पर लंब होता है। लीजिए यहाँ पे लिख दिए कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पता होता है लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो OA जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, OA जो है परपेंडिकुलर है किस पर? स्पर्श रेखा। चलिए इस पे लिखिए ये स्पर्श रेखा हो। ये तो सिर्फ अभी तक हम लोग परिभाषा देखे इसका। अब इसके बारे में जो पॉइंट होगा, इससे जो मैथ बनता है उस पॉइंट को देखेंगे। तो एक पॉइंट तो हम बता चुके हैं जो इम्पोर्टेंट ही है, वो भी कि जब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से
स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा होता है और वो दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो इसको लिख देते हैं, पॉइंट के रूप में लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं कि वृत्त के पॉइंट है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होता है या समान होता है, जो भी बोलिए। तो वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से, ये वृत्त हो गया, और वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों के स्पर्श रेखा की लंबाई का होता है, बराबर होता है। ये 2 स्पर्श रेखा हो गया, देखो PA और PB, अब इन दोनों की लंबाई का होता है बराबर, यानी कि जितना PA होगा उतना ही PB होगा। ठीक है, तो वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 नंबर में सवाल पूछते रहता है ना। अब आइए यहाँ पर देखिए, वृत्त है जिसका केंद्र हो गया और केंद्र से बोला गया कि स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये स्पर्श रेखा का होता है तो परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ से अगर इसको मिला देंगे तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, और इसमें कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर PAOB एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में 2 कोण मालूम है तो कभी कभी ई कोण दे देता है तो ई कोण पूछ देगा, कभी कभी ई कोण दे देगा तो ई कोण पूछ देगा। तो कैसे निकालेंगे उसको इसे बताया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। डिफरेंशिएशन में एक पॉइंट आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हम लिखे यहाँ पर कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होता है, समान होता है, बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शुरू से जो बताया गया है उससे वहां से लेकर के जो स्पर्श रेखा तक बताया गया, अगर बताइए कि अगर उसमें कोई दिक्कत है। दिक्कत तो होना नहीं चाहिए क्योंकि एक एक चीज को कई बार बोल बोल को बताया गया आप लोग को। ठीक है, तो इसको सुन करके ही याद करना है, परिभाषा तो करेक्ट लिख दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं आगे।